प्रधानमंत्री ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किया रवाना। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों को किया संबोधित। कल 71,000 युवाओं के बीच बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आईएचएम के स्नातक समारोह में छात्रों के बीच बांटी डिग्रियां। विद्यार्थियों से की आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देने में अपने कौशल का उपयोग करने की अपील। राज्य के 9 जिलों में खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। यह रेलगाड़ी कल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीनों में छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। यह रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय है। आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है ये लोगों का समय बचा रही। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। उधर भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अलग अलग जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कर विभिन्न पदों पर हजारों युवाओं की भर्ती की गई है। बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास के जो कार्य हो रहे हैं वो आज हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आज जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार बढ़ी है, उससे भी रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रधानमंत्री कल झारखंड सहित देश भर में नवनियुक्त 71,000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इन युवाओं का चयन भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए किया गया है। भी संबोधित करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होंगी। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक, सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखापाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई, सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस और अन्य पदों पर कार्य करने के लिए शामिल किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन IHM के स्नातक समारोह में छात्रों के बीच डिग्रियां बांटी। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपने कौशल का भरपूर उपयोग करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। पर्यटन की सफलता आतिथ्य उद्योग के विकास के साथ साथ सुविधाओं पर निर्भर करती है, लेकिन पर्यटकों के प्रति व्यवहार और शिष्टाचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी जिले के टोडांगकेल और भूतगांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि भारत सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के औलंजाकला और भगवानपुर के बीच DMFT मद से पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक अमित यादव उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस के तत्वाधान में आज धनबाद में जय भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के सचिवालय घेराव पर आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ने राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। उन्होंने कल की घटना की भर्त्सना भी की। राज्य के 9 जिलों में आज से सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में खसरा और रूबेला बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जो 5 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को टीका दिया जाएगा। धनबाद की झारूड़ी स्थित कार्मेल स्कूल से उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिजल्स रूबेला का टीका जीवन रक्षक है, इसलिए सभी बच्चों को यह टीका लगवाना चाहिए। जिले में 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को MR का टीकाकरण दिया जाएगा और इस दौरान ये पूरा अभियान ये पूरे 1 महीने के लिए चलेगा। गिरिडीह में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कार्मेल स्कूल और GD बगड़िया में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मिजल्स रूबेला जानलेवा बीमारी है, जिसे वैक्सीन से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मिजल्स रूबेला का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने सभी बच्चों से टीका लगवाने की अपील की। So basically, just a few facts so that you become more enlightened and more aware about how deadly and dangerous this disease is. Around 2.7 million children every year they get affected by this MR campaign. But उधर पाकुड़ के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने बताया कि जिले के 3 लाख से अधिक बच्चों को मिजल्स रूबेला का टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम 2 सप्ताह में सभी विद्यालयों, दूसरे 2 सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों तथा छूटे हुए बच्चों को अंतिम सप्ताह में विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में टीका दिया जाएगा। इन्होंने इस परिसर में मुझे मौका दिया आज हमारे कैंपेन की इनॉग्रेशन का। हम शुक्रगुजार हैं हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम शुक्रगुजार हैं हमारे। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित सैक्रेड हार्ट स्कूल से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे, यह प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बच्चों को टीकाकरण से आच्छादित किया जाएगा। हम लोग संकल्प लिए, उसको सार्थक करने में उन लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो सभी विद्यालयों में, खासकर सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालयों में सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय है जिसमें हम लोग इस समय सीमा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लास्ट जो मॉपअप है, जो कवर अप होगा, जिसमें जो छूट जाएंगे उनको भी देना है, उससे हम लोग जो 100% वैक्सीनेशन इस बार हम लोग करवा पाएंगे। मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान बच्चों को खसरा रोग से मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान में काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है।
बच्चों में भी टीकाकरण के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के 5,50,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देवघर जिले में मीसल्स रूबेला, खसरा रूबेला का टीकाकरण का अभियान, बृहत अभियान शुरू हो चुकी है और ये मई फर्स्ट वीक तक चलेगी। 5 लाख से 50,000 से भी ज्यादा 9 महीने से 15 साल के बच्चे जो हैं उनको देना है, बालक बालिकाओं को। और इस टीकाकरण से किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए सभी बच्चों को, जो हम ये 5,50,000 बच्चों को देने के लिए। और हम लोगों ने हर प्रखंड में बृहत तरीके से पहले से ही माइक्रो लेवल प्लानिंग किए हैं। हर दिन शेड्यूल भी सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस रिलीज के माध्यम से दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,830 नए मामलों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 4,692 मरीज स्वस्थ भी हुए। नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 4,692 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.83% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.65% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 40,215 हो गई है। इधर झारखंड में भी धीरे धीरे कोरोना पैर पसारने लगा है। बीते एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, जिसे देखते हुए अस्पतालों में सतर्कता बरती जा रही है। राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बीते एक सप्ताह में बढ़कर 99 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में 10 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 संक्रमित पाए गए हैं। इधर देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने आज गर्मी को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति शाखा के कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में महापौर ने बताया कि गर्मी में रांची वासियों को पेयजल की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए निगम द्वारा व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जो पार्षदों का अनुशंसा, आम पब्लिक का अनुशंसा, मेयर डिप्टी मेयर का अनुशंसा या अधिकारियों का भी अनुशंसा रहता है, विधायक सांसदों का अनुशंसा रहता है। ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो हम टैंकर के माध्यम से अभी तक 80 जगह को चिन्हित किए हैं जहां हम लोगों को पानी दे रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे पास जो टैंकर है उस टैंकर के माध्यम से 6 KL का टैंकर है, 5 KL का है, 4 KL का है और 2 KL का, कुल मिला के 40 टैंकर है अभी। और कुछ टैंकर खराब हुए उसका भी मरामती हम कर रहे हैं। तो इन सब टैंकर से जो जगह पर आज पानी नहीं पहुंच पाती है या बोरिंग नहीं है, सप्लाई पानी नहीं है, उन जगहों पर इस टैंकर का उपयोग हम करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल ने आज ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सरेंडर किया। उनकी सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो गई। उन्हें फरवरी महीने में बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। सरेंडर करने के बाद पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर उनकी जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्हें जेल में भी रहना पड़ सकता है। हजारीबाग सहकारिता कार्यालय में आज लैंपस पैक्स के जनप्रतिनिधियों को CSC सर्विसेज की ट्रेनिंग देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी उमेश कुमार सिन्हा, नाबार्ड के DDM प्रेम प्रकाश सिंह और CSC के स्टेट हेड शंभू कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यशाला का उद्घाटन किया। वक्ताओं ने CSC के रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज के संदर्भ में कई जानकारियां दी। रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के MET सभागार में आज से धातु और खनन उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल HR पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव शुरू हुआ।
इस कॉन्क्लेव में देश विदेश की 250 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन कई विशिष्ट वक्ताओं ने विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक इकोसिस्टम धीरे धीरे वैज्ञानिक सुरक्षा उपायों के साथ विकसित हो रहा है। इस तकनीक का सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक परिवेश में अच्छे और बुरे दोनों स्वरूप हैं। Programmers don't need to exist. I will generate your code. How will you generate code? Old AI says that I will write a meta code which will generate code. New AI says that AI will generate meta code, meta code, meta code and evolutionary code. भारत सरकार द्वारा झारखंड सहित देश के पूर्वी राज्यों में पाइपलाइन के माध्यम से सस्ते दर पर सीएनजी पीएनजी की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना के तहत जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाइपलाइन बिछाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। गुमला जिले की बसिया थाना पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान एक यात्री बस से 24 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसी दौरान 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त के पास से टोटल 6 किलो करके 24 किलो गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बंदगांव प्रखंड के कई गांवों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का पता चला है। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पर ले जा रहे 10 किलो अफीम और 19 क्विंटल डोडा जब्त किया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि जब्त अफीम की कीमत 30 लाख रुपए होने का अनुमान है। इस सिलसिले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 2-3 दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न इलाकों में 14 से लेकर 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम 21 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.8 और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण से संबंधित एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें रामगढ़, हजारीबाग, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और चाईबासा में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन सबसे अधिक रामगढ़ में पाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की 16 अप्रैल से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी और सम्मिलित रक्षा सेवा की परीक्षाओं को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के सभागार में बैठक हुई। बैठक में परीक्षा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। 3 प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में आयोजित मेगा इवेंट में राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर में काम कर रहे फील्ड डायरेक्टरों एवं वरीय पदाधिकारियों को वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। चतरा जेल में बंद 2 उग्रवादी टीपीसी के आदेश गंजू और जेपीसी के जय तारकेश्वर गंजू तथा अमन साहू गिरोह के आशीष साव और अफीम तस्कर लल्लू साव पर क्राइम कंट्रोल एक्ट सीसीए लगाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि भविष्य में इनके जेल से बाहर आने पर शांति भंग होने की आशंका है। रांची के करमटोली चौक पर सरना झंडा जलाने का आरोप निराधार है। राष्ट्रीय आदिवासी मंच ने इसकी जांच के लिए समिति का गठन किया था। जांच समिति ने ग्रामीणों से बातचीत की, जिसमें एक सिरे से आरोप को खारिज कर दिया गया। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद मंडल कारा में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को तबियत खराब होने पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत की थी।
पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने रांची में भवनों के अनाधिकृत निर्माण के शीघ्र नियमितीकरण की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार के समय से नक्शा पारित करने में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिला है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने हरिजन बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से कुल 55 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। रांची स्थित हॉकी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के मुख्य कोच सह प्रशासक द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नरेंद्र सिंह सैनी के इस्तीफे के बाद सेंटर में प्रशिक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। इससे खिलाड़ियों में मायूसी छा गई है। केंद्रीय सरना समिति द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सरहुल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। सरिता कुजूर को भी इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कोडरमा के झुमरी तिलैया में NH 31 के सर्विस लेन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक के नीचे काम करने वाला लेथ मिस्त्री ट्रक के नीचे लगे जैक के खिसक जाने से अचानक दब गया। राहत की बात यह रही कि घटनास्थल पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने मिस्त्री को ट्रक में दबते हुए देखा और उन्हें घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया। झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा आज फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों के चयन के लिए चाईबासा में ट्रायल का आयोजन किया गया। इधर हॉकी स्टेडियम द्वारा ठेठई टांगर प्रखंड उत्तरी प्रभाग के फरसापानी में ट्रायल का आयोजन हुआ। 14 अप्रैल को हुरदा, 15 को पाकरटांड, 16 को बीरू, महुआटोली और बरपानी, 17 को गंगूटोली और टगिया, 19 को ओडीगा और 21 अप्रैल को बरवाडीह में ट्रायल होगा। कजाकिस्तान में चल रहे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय पहलवानों ने 2 पदक अपने नाम किए। महिला पहलवान निशा दहिया ने 68 किलोग्राम भारत वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं भारत के लिए दूसरा पदक प्रिया ने जीता। रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की निशा को गोल्ड मेडल मैच में जापान की एमी एशी के हाथों शिकस्त मिली। वहीं भारत के लिए दूसरा पदक प्रिया ने जीता। प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में जापान की मिजुकी नागाशिमा को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब देखते हैं क्यों खास इतिहास में आज का दिन। 12 अप्रैल साल 1961 को मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। सोवियत संघ के वोस्तोक 1 अंतरिक्षयान ने पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान और वोस्तोक कार्यक्रम की पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। इससे पहले जितने भी अंतरिक्ष अभियान हुए वे सब मानव रहित अंतरिक्षयान थे। वोस्तोक 1 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गगारिन के साथ कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के साथ ही सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। यूरी 108 मिनट बाद धरती पर वापस लौटे। इसके बाद तय किया गया था कि अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाए। 12 अप्रैल साल 1861 को अमेरिका का गृह युद्ध शुरू हुआ था, जब दक्षिण के 11 राज्यों ने जेफरन डेविस के नेतृत्व में अमेरिका से अलग परिसंघ बनाने की घोषणा के साथ आजादी की लड़ाई छेड़ दी। दक्षिण के राज्य उत्तरी औद्योगिकृत राज्यों के मुकाबले काफी पिछड़े थे और लंबे समय से दास प्रथा को खत्म करने की मांग कर रहे थे। 4 साल के भीषण संघर्ष के बाद परिसंघ के हार के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था। हालांकि दास प्रथा को पूरे देश में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अमेरिका का यह गृह युद्ध इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करते हुए राष्ट्रीय पार्टियों की घोषणा की है। ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय पार्टियों की घोषणा की है। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिए जाने के बाद अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस,
बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। बता दें कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। पहली शर्त ये है कि उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट हासिल होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी न हो पाए तो लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें यानी कि 11 सीटें 3 राज्यों में हासिल करनी होती हैं। अगर ये शर्त भी पूरी न हो तो कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर बात करें किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या क्या फायदे मिलते हैं तो बता दें कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उन्हें पार्टी दफ्तर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन या आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों के लिए केवल 20 प्रचारकों को अनुमति रहती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय दलों का चुनाव चिन्ह संरक्षित रहता है। 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने के अलावा चुनाव आयोग ने यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, पुडुचेरी में पटाली मक्कल कांची यानी पीएमके, पश्चिम बंगाल में रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी, मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए, मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी एमपीसी और आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की राज्य पार्टी की मान्यता भी वापस ले ली गई है। वहीं आयोग ने त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। अगर बात करें कि कैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को मिलता है राज्य पार्टी का दर्जा तो बता दें कि किसी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए किसी पंजीकृत पार्टी को संबंधित राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतदान में से कम 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतना जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करती है और साथ ही उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतती है, तभी वह पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन सकती है। यदि कोई पार्टी संबंधित राज्य के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 3% सीटें जीतती है या विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिक हो जीतते हैं तो भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता